प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे कॉलेज आर्टिस्ट लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी सदिश विश्लेषण भाग 1 के द्वारा इसके मूलभूत जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। तो हम लोग विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 वेक्टर एनालिसिस। और सदिश विश्लेषण के रूप में आपका ये चैप्टर शुरुआत होता है, जो कि अध्याय की रूपरेखा आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। प्रस्तावना से स्टार्ट होता है। ओके, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं वो चीज़ आप यहाँ पे जानने वाले हैं। ओके, सदिशों के प्रकार मैं आपको बताऊंगा। सदिश राशियों का संकेतन, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है और उनका सिंबल क्या होगा वो आप देख पाएंगे। ओके, सदिशों का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन आप देख पाएंगे। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं आपको बताऊंगा। सदिशों को जोड़ने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पे आप जो है उनको जोड़ने का तरीका देख पाएंगे। ओके, दो से अधिक सदिशों को जोड़ने की तमाम विधियाँ होती हैं, उसमें बहुभुत विधि भी होती है, तो आप सीख पाएंगे। सदिशों का घटाना। ओके, सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सदिशों के वियोजन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो आप देख पाएंगे। सदिशों का गुणनफल, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें विशेष रूप से कौन कौन से गुणनफल, उसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इतने कंटेंट्स हैं आपके इस चैप्टर में, और भाग 1 के रूप में जो शुरुआत के टॉपिक हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ पहले सदिश और अदिश राशियों से। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट हेयर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो सदिश अदिश राशियाँ क्या होती हैं पहले आप वो समझ लें। हालांकि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इशारा किया हुआ है। पहले देखिए आपका अदिश है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटीज, अदिश। ओके, अ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, मतलब जिसमें दिशा ना हो। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको व्यक्त करना है तो परिमाण तो कंपलसरी है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मापांक, उसका मान होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि दिशा है, दिशा का होता है तो सदिश में आएगा, और दिशा की आवश्यकता अगर नहीं है तो वो अदिश में आएगा। ओके, तो इस प्रकार से वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा या डायरेक्शन की नहीं। ओके, इन भौतिक राशियों को हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। ये डेफिनेशन इसको चेक कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मास हो जाएगा द्रव्यमान, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और भी तमाम एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, क्योंकि अदिश राशियों में कई भौतिक राशियाँ ऐसी आती हैं जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ओके, तो ये आपने देख लिया कि कितने एग्जाम्पल यहाँ पे शो किए गए हैं। द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, घनत्व, ताप, दाब आदि, ये सभी राशियाँ कैसी हैं? ये सभी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं। दी आर स्केलर क्वांटिटीज। ओके, और विद्यार्थियों आप ये भी समझ लें कि अदिश राशियों को अगर जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है, ओके, तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल नियम नहीं चाहिए। सिंपल जो अलजेब्रिक मेथड होता है, तरीका होता है, बीजगणितीय तरीका होता है, उसी नियमों से हम इनको जोड़ घटा सकते हैं। ओके, अदिश राशियों को सिंपली बीजगणित के नियमों के द्वारा हम लोग उनको जोड़ घटा या गुणा या भाग कर सकते हैं। ओके, तो ये तो कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो गई है अदिश राशियों के बारे में। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई विशेष इतना वो नहीं है, आपको डेफिनेशन देख लेनी है। और डेफिनेशन में क्या है, परिमाण कंपल्सन है, दिशा कंपल्सन नहीं है। एग्जाम्पल आप बता देंगे, और इनका जो नियम है जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का, वो भी सिंपल तरीका होता है, वो आप बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, अदिश के बाद आपका सदिश राशियाँ हैं। ओके, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, सदिश राशियाँ
तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। और सदिश में मतलब, अब देखिए सदिश का मतलब होता है कि दिशा भी होगा, मतलब इसमें परिमाण और दिशा, परिमाण होगा और साथ में दिशा भी होगा। ओके, तो ये जो राशियां हैं वो सदिश राशियां कहलाती हैं। मतलब जिन भौतिक राशियों को, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को व्यक्त करने के लिए या निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण नहीं बल्कि दिशा की भी आवश्यकता होती है। ओके, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन का होना भी आवश्यक है। अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब है कि इन भौतिक राशियों को हम लोग सदिश राशियाँ कह सकते हैं। दीज क्वांटिटीज कैन बी स्पेल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, एग्जाम्पल आप चेक कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, वेट, और भी तमाम एग्जाम्पल होते हैं। आप किताबों को पढ़ें, उसमें देखें कि किन किन भौतिक राशियों को जो है सदिश में, किन किन भौतिक राशियों को अदिश में कैटेगराइज किया गया है। तो विद्यार्थी, ये आपने देख लिया कि सदिश राशियों को अगर निरूपित करना है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों का होना आवश्यक है। ओके, और इसमें देखिए एग्जाम्पल में स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, ये सब जो है सदिश राशियों में आ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको सदिश राशियों को जोड़ना है या घटाना है या गुणा भाग करना है तो इसका जो मेथड होगा वो अलग होगा, जो कि आप यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। ओके, तो इसके पश्चात देखिए हम लोग का जो मेन टॉपिक रहेगा वो सदिश राशियाँ रहेंगी, क्योंकि चैप्टर ही हम लोग का जो है सदिश विश्लेषण के नाम से है। तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि कैसे इनका संकेतन और निरूपण करना है। ओके, हाउ द वेक्टर्स कैन बी नोटेटेड एंड रिप्रेजेंटेटेड। ओके, इनका नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन कैसे होना है वेक्टर्स का, वो आप सीखने वाले हैं। ओके, और उसके पहले भी मैंने आपको दिशाओं को बताया हुआ है। दिशा आप अपने उत्तर पुस्तिका पे, अपने कॉपी पे कैसे दिखाना होता है, ये आपका पूरा हो जाएगा। ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन हमेशा। ओके, आपके मुंह की तरफ जो है पूरब दिशा देखिए हो गई है, पीठ के बल पे आपका पश्चिम हो जाएगा, बाएं हाथ पे नॉर्थ या उत्तर दिशा और दाएं हाथ पे दक्षिण दिशा। तो ये आपका संकेतन हो जाएगा, एक्चुअली दिशाओं का संकेतन। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हम लोग बात करते हैं सदिशों की। सदिश राशियों का कैसे संकेतन करना है, कैसे उनका निरूपण करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी इशारा किया कि सदिश राशियों को, जैसे मान ली कोई सदिश राशि है। ओके, तो इसके ऊपर एक वेक्टर का चिन्ह या एक एरो का चिन्ह या तीर जैसे ऐसे लगा देते हैं, तो ये जो है सदिश में आ जाएगा। ओके, और या फिर इसको बोल्ड कर दीजिए। मैंने आपको क्या कहा है, जैसे ए लिखा है, ये ए लिखा हुआ है और ये ए लिखा हुआ है। ओके, तो ये अदिश में आएगा और ये दोनों सदिश में आएंगे। ध्यान देंगे, ये पहला वाला आपका क्या है, अदिश, और ये दोनों किस में हैं, सदिश। तो सदिश राशियों को अगर आपको संकेतित करना है, इनको निरूपित करना है, तो सिंपली जो है इसके ऊपर आप एक एरो लगा देंगे, बाण, तीर का चिन्ह लगा देंगे, या फिर इसको डार्क बना देंगे। तो इसका मतलब ये इसका निरूपण हो जाएगा। ओके, जैसे विस्थापन को देखिए दिखाया गया, विस्थापन को एस के फॉर्म में दिखाया गया है। बल को अगर दिखाना है तो बल को एफ के फॉर्म में आपको शो करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका निरूपण हो गया है। और हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। ओके, फ्यू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि निरूपण कैसे करना है। आपने निरूपण देख लिया है, कैसे वेक्टर को दिखाना होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के फॉर्म में चेक कर लें क्या क्या बताया गया है। ओके, जैसे देखिए पहला पता कि किसी सदिश राशि के परिमाण को सदिश का मापांक, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। ओके, किसी सदिश ए के मापांक अथवा परिमाण को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है,
अभी इनको और आपको डिटेल में बताऊंगा। नंबर 2 देखिए, यदि किसी सदिश को उसी के समांतर रखते हुए कुछ दूरी से विस्थापित कर दें तो उस सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको समझ लेना है। और मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि एक्चुअली जो पहला पॉइंट है वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है। एक्चुअली जैसे कोई वेक्टर ए दिखाया गया है, तो ये सदिश हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका हमें अगर निकालना है मापांक, मॉडुलस या मापांक मॉड, ओके, तो मापांक को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर ए दिखा के ये मॉड दिखा दिया है, ऐसे लगा देंगे, या केवल दिखा दिया है, ओके। अभी आगे चल के मैं इसको आपको निकालना भी बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी वेक्टर का मापांक मॉडुलस कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको के लिए बताया कि अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में शो किया गया है, ओके, तो कैसे आप जो है उसका मापांक निकाल सकते हैं, मतलब कैसे शो कर सकते हैं। तो ये जो है दिखाया गया है इसका मापांक, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, ओके, दिस इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर, ओके। तो ये मापांक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सदिशों के वर्गीकरण की। वी आर गोइंग टू टॉक हियर अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। तो देखिए विद्यार्थियों, सदिशों का वर्गीकरण कैसे होना है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। एक्चुअली उनका जो नेचर होता है वेक्टर्स का, नेचर के अकॉर्डिंग उनको हम लोग कई सीरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके। सदिशों को उनकी प्रकृति के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, ओके। तो इसमें देखिए पहला दिखाया गया सदिश, समान सदिश, ओके। पहला क्या हो जाएगा, समान सदिश या इक्वल वेक्टर, ओके। तो बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, इनको आपको इसी फॉर्म में देख लेना है। जैसे कि आप देखिए कि अगर एक सदिश ये दिखाया गया है, ओके, और दूसरा सदिश ये दिखाया गया है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों तीरों की लंबाइयाँ समान हैं, उनकी दिशाएं एक ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो सदिश दिखाए गए हैं दोनों सदिश आपस में बराबर हैं, या इनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश, ओके। तो ये आपको समझ लेना कि अगर ये पहला वेक्टर ए दिखाया गया है, ये ए, दूसरा वेक्टर ये दिखाया गया बी के फॉर्म में, तो हम लोग लिखते हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ओके। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण, परिमाण का मतलब लंबाइयाँ, ओके, और दिशाएं समान हों, ठीक है, उनके परिमाण और दिशाएं अगर समान हैं निश्चित रूप से समान सदिश बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको डायग्राम भी शो कर दिया है। तो डायग्राम में जो है वेक्टर ए ये हो गया है, दूसरा वेक्टर बी ये दिखा दिया है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो निश्चित रूप से वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, सदिश ए और सदिश बी आपस में बराबर हैं, इनको हम लोग समान सदिश बोलेंगे, ओके। और देखिए नीचे दिखाया भी गया है, चूँकि परिमाण मतलब लंबाइयाँ समान हैं, दिशाएं एक ही हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये समान वेक्टर में आ जाते हैं, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ओके। और नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 देखिए शो किया गया है। नंबर 2 में देखिए विपरीत वेक्टर है, या इसको हम लोग ऋणात्मक सदिश कर सकते हैं, ओके। ये सब आपको ध्यान समझ लेना है। दिस इज द अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स, ओके, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। तो विद्यार्थियों देखिए इसके भी डेफिनेशन देख लें। अभी आपने ऊपर समान सदिश में ये निष्कर्ष प्राप्त किया है। अब हम लोग नंबर 2 पे आ चुके हैं, ये आपका विपरीत सदिश है या ऋणात्मक सदिश, ओके। तो निश्चित रूप से ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत हों, ओके। डायग्राम प्लीज चेक कर लें। देखिए एक वेक्टर ये दिखाया गया है सी फॉर्म में, और दूसरा वेक्टर ये दिखाया गया है, इसका देखिए एरो का दिशा बदल दिया है, ओके। तो ये हो जाएगा वेक्टर डी। दोनों एक्चुअली हैं समांतर,
परिमाण में बराबर हैं, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि जो सी दिखाया गया है, सी की दिशा ये दिखाई गई है, ओके, और डी की दिशा ये दिखाई गई है, और दोनों हैं समांतर, समांतर हैं, लंबाइयाँ इनकी बराबर हैं, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। ओके, तो ऐसे वेक्टर विपरीत वेक्टर या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ओके, तो ये आपने सीख लिया है, आपका हो गया है विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, अपोजिट वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर्स। ओके, और एक चीज़ आप ये भी ना देना विद्यार्थियों की, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे ये ये देखिए वेक्टर सी हो गया है, नीचे इसकी दिशा बदल देंगे तो डी दिखाया गया है, तो लिखा जाता है वेक्टर सी बराबर वेक्टर डी के होगा, लेकिन इसके पहले आपका नेगेटिव लग जाएगा। एक्चुअली दोनों परिमाण में तो बराबर हैं, इनका मापांक, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। मैं दिशाओं की बात करूंगा क्योंकि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, और यदि आप वेक्टर की बात करते हैं, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो ये नियम के विरुद्ध होगा। ओके, तो आप देख पाते हैं कि सी वेक्टर और डी वेक्टर में संबंध इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, सी बराबर माइनस डी, या आप लिख दीजिए डी बराबर माइनस का सी। दोनों चीज़ जो हैं, दोनों जो परिस्थितियाँ हैं एक ही हैं। ओके, दोनों ही कंडीशन में दोनों विपरीत सदिश में आएंगे, और निश्चित रूप से दोनों का रिजल्ट कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। सी और डी परस्पर म्यूचुअली नेगेटिव वेक्टर्स हैं, इनको सी इक्वल टू माइनस डी या डी इक्वल टू माइनस सी। बहुत अधिक हम लोग वैरायटी नहीं देखेंगे। उसके बाद अगला वैरायटी देखिए आपका एकांक अथवा मात्रक सदिश है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया हुआ है। ओके, एकांक अथवा मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, यानी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो है परीक्षाओं में या कंपटीशन के क्वेश्चन में किसी दिए गए वेक्टर का एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश निकालने को पूछता है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, जिसका मापांक, जिसका मॉडुलस इकाई हो या एक हो। ओके, इसका मापांक कितना हो, एक होता है, इसको हमने इकाई सदिश या एकांक सदिश या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर कर सकते हैं। ओके, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक जो आप देख पाते हैं विद्यार्थियों, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तमाम मौके पे आपको जो है मात्रक सदिश या इकाई सदिश निकालने को आएगा। ओके, तो पहले तो आप चेक कर लें कि जो भी वेक्टर, मान लिया आप वेक्टर पी दिखाते हैं, ये पी हो गया। अब पी का अगर आपको दिखाना है एकांक सदिश, तो आप लिखेंगे पी और ऊपर कैप बना देंगे ऐसे। अभी मैं इन सबको एक साथ फिर शो कर दूंगा, पहले आप इसको देखते चलें। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन, कैसे उसको आपको लिखना है, कैसे आपको दिखाना है, पहले वो देख लें। मैं भी आपको सब एक डायग्राम के माध्यम से बना के भी दिखा दूंगा। ओके, तो ये वेक्टर पी को दिखा दिया गया। उसे ऐसे अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ओके, तो वेक्टर ए को हम लोग मात्रक सदिश या एकांक सदिश में ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, और ये एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे निकालते हैं। ए कैप का मतलब होता है कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेक्टर ए का मतलब है ऊपर आपने वेक्टर दिखा दिया है ए के फॉर्म में, और नीचे उसका मॉड या उसका मॉडुलस या उसका परिमाण या मापांक दिखा दिया है, तो ये वास्तव में ए का एकांक सदिश हो जाता है। ओके, तो ये आपने समझ लिया है हाउ यू कैन चेक द यूनिट वेक्टर। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एकांक सदिश आपने अभी देखा ऊपर, यूनिट वेक्टर, इससे भी कई गुना महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, लंबकोणीय एकांक सदिश। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं लंबकोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। तो चेक करें इसको भी।
हम लोग लंबकोणीय एकांक सदिश या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देखने वाले हैं। मैंने आपको कई मौके पे ये चीज़ बताया हुआ कि अगर ये मूल बिंदु है, आप इधर चलेंगे तो आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर चलेंगे ऊपर की तरफ तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो आपका ये जेड एक्सिस हो जाता है। ओके, और इन्हीं एक्चुअली ये लंबकोणीय अक्ष हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। और इन्हीं की दिशाओं में जो एकांक सदिशों को अगर हम निरूपित करना चाहते हैं तो उनको आई जे के फिक्स है ये। ओके, जैसे मैं एक्स की दिशा में एकांक सदिश आई के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ओके, वाई की दिशा में एकांक सदिश को मैं जे के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, स्मॉल जे बनेगा, स्मॉल आई बनेगा। और फाइनली जेड की दिशा में मैं जो है एकांक सदिश को के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ओके, इसको आप फिर समझ लें मैंने आपको क्या बताया हुआ है। एक्चुअली मैंने पहले मूल बिंदु वो दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सिस बना लिया है, एक्स अक्ष, ऊपर ये वाई अक्ष, और ये आपका जेड अक्ष। ओके, एक्स हो गया, ये वाई अक्ष हो जाएगा, और ये जेड अक्ष हो जाएगा। इन्हीं लंबकोणीय अक्षों एक्स वाई जेड की दिशाओं में एकांक सदिश जो शो किए जाएंगे वो आई जे और के फॉर्म में शो किए जाते हैं। इन्हीं को हम लोग लंबकोणीय एकांक सदिश कर सकते हैं। ओके, और डायग्राम चेक कर लें, देखिए डायग्राम बना हुआ है, आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, इधर आपका जेड एक्सिस हो गया है। ओके, और उसके अलावा आपने देखिए यहाँ पे दिखा दिया आई, इधर दिखा दिया जे, इधर दिखा दिया है के। तो यही आई जे के जो होते हैं इनको हम लोग कह सकते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। ओके, दीज आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, और इसका सीधा मतलब है कि यदि आप इसका मापांक निकालें, किनका, आई जे का अगर मापांक या मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो ये कंडीशन बनेगा। ओके, मतलब आई का अगर मॉड निकालेंगे तो ये 1 होगा, जे का मॉड निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे तो ये भी 1 होगा, और के का भी अगर मापांक निकालेंगे, मॉड निकालेंगे तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये एकांक सदिश है। और एकांक सदिश का जो परिमाण होता है, मॉडुलस होता है, वो 1 होता है, अभी आपने ऊपर देखा था। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेना है कि लंबकोणीय एकांक सदिश को दिखाने का तरीका क्या होता है एक्सिस पे, और इनका जो मापांक मैंने आपको बता दिया कि मापांक किसी भी हाल में हमेशा 1 बनेगा। ओके, तो ये देखिए आपका वेक्टर एनालिसिस पार्ट 1 चलता हुआ। ओके, और हम लोग पहुंच चुके हैं सदिशों के जोड़ में। और सदिशों को जोड़ बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अदिश होते हैं उनको अगर आपको जोड़ना है, 3 और 4 को जोड़ना है तो कोई डाउट नहीं है, 3 4 7 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर सदिशों को जोड़ना है तो उसमें 3 और 4 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सदिशों को अगर आपको जोड़ना है तो सिंपली बीजगणित के नियमों से जोड़ घटा नहीं सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए आपको सदिश के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो मैं चालू करता हूँ। देखिए सदिशों को बीजगणित के सिंपल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके द्वारा आप जोड़ नहीं सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए सदिश नियमों की आवश्यकता होती है। ओके, तो एक नियम देखिए, ये है सदिश योग का त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ में क्या है उसको आप समझ लें। देखिए होता क्या है कि जब किसी कण पर किसी भी क्षण दो सदिश परिमाण दिशा में त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा अगर निरूपित किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर को आपने ऐसे दिखा दिया है, एक वेक्टर आपका दूसरा ये हो गया है। ओके, तो जो तीसरी भुजा बनेगी ये वाली, ये इन दोनों के रिजल्टेंट या परिमाण को या उसके फाइनल को व्यक्त करेगा। यही जो नियम है वो त्रिभुज का नियम होता है कि किसी भी क्षण किसी कण पर लगने वाले 2 सदिश यदि हम
परिमाण और दिशा में किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा शो करते हैं, तो उनका जो परिणामी होगा सदिश और परिमाण में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के परिमाण के और दिशा के बराबर होता है। तो ये इसका नियम विद्यार्थियों, इसको आपको देख लेना है और कैसे जोड़ना है ज्यामितीय विधि के द्वारा मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ओके, ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है उसको आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ शो नहीं किया गया है, मैं इसको आपको हिंट कर देता हूँ। जैसे कि ज्योमेट्रिकल मेथड है, और जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपका, देखिए मैं आपको और इसको डिटेल में बता देता हूँ। एक वेक्टर आपका ये है 1 2 1 2 3, 3 मात्रा का देखिए ये हो गया। फिर से इसको बना लें, एक वेक्टर देखिए ये हो गया 1 2 3। ओके, और दूसरा वेक्टर देखिए ये दिखाया गया है, इसकी दिशा आप चेक कर लें, ये कितना है 1 2 3 4। ये वेक्टर मैंने ए मान लिया है और ये वेक्टर बी मान लिया है। ठीक है, ये गिन के बनाए जाते हैं। जैसे ये जो है ये वाला ये 3 इकाई का है, 3 मात्रक का, और ये जो शो किया गया ये 4 इकाई का है, 4 मात्रक का। ओके, अब दिशा आपने देख ली है, दिशा दिखाई गई है। ओके, दिशा आपने दिखा दी यहाँ भी और यहाँ भी। अब हमें कहा जाता है कि ए और बी को जोड़ना है, हमें निकालना है ए प्लस बी। ओके, इसको ध्यान समझेंगे आप लोग, क्योंकि हमें यहाँ प्रश्नों का जोड़ कैसे करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो सदिश का मतलब है कि दिशाएं भी होंगी, परिमाण भी होगा। अब जैसे मुझे ए और बी को जोड़ना है, ओके, तो मैंने पहले ए दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है? ए, जिस फॉर्म में था, जो उसका परिमाण था, जो इसकी दिशा थी या ली, मैंने ए दिखा दिया है इस फॉर्म में। ए देखिए ए हो गया है, और ये इसका बी देखिए, बी को जोड़ना है। तो ये ए का ये जो पोर्शन है ये इसका शीर्ष है, हेड, और ये इसका टेल है। ओके, इसको कहते हैं बाराग्र, हेड, शीर्ष, ये पुच्छ। ओके, तो मुझे निकालना है ए प्लस बी, ध्यान देंगे, मुझे निकालना है ए प्लस बी। तो इसका मतलब कि ए और बी को जोड़ना है, ये मैंने दिखा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बी को उठाना है, ए में ले जाना है, बी को उठाना है ऐसे ही और यहाँ पे लगा देना है। ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 मात्रा का था ये। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर बी। ओके, अब ए वाले का पुच्छ, ओके, ए वाले का क्या होगा? ए वाले का पुच्छ होगा और बी वाले का हेड होगा, इनको मिला देना है। ठीक है, आप देख पाते हैं कि ए का मैंने क्या लिया है? टेल लिया है, और बी का क्या लिया है? शीर्ष लिया है। तो ये जो शो करेगा ये एक्चुअली ए और बी का परिणामी है, अर्थात ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये है त्रिभुज का नियम। एक्चुअली ज्यामितीय विधि से अगर आपको जोड़ना है ए प्लस बी के द्वारा, मैंने आपको पहले कहा कि इनको जोड़ने का नियम अलग होता है। सिंपली अगर आप 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आता है अदिश में, लेकिन सदिश में अगर आप 3 और 4 को जोड़ेंगे तो वो 7 नहीं आएगा। आप चेक कर लें, ये आपका 3 इकाई है, ये 4 इकाई है, 90 एंगल पे जुड़े हैं ये दोनों, तो ये 5 इकाई हो जाएगा। ओके, अब आप चाहे देखिए विद्यार्थी, चाहे आप ए प्लस बी निकालें, ध्यान देंगे, चाहे आप ए प्लस बी निकालें या आप निकालें बी प्लस ए। ओके, अब जैसे मैंने आपको ए प्लस बी जोड़ के दिखाया है, अब मैं आपको बी प्लस ए जोड़ के दिखाता हूँ। ओके, तो पहले आप बी दिखा दें। बी देखिए कुछ ऐसा है, ये आपका ए था, ये बी था, तो पहले आपको बी दिखा देना है। तो मैंने आपको देखिए बी दिखा दिया है। ओके, 1 2 3 4 इकाई, ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है बी प्लस ए।
बी प्लस ए हमें प्राप्त करना है। ओके, तो बी का हेड हो जाएगा, बी का शीर्ष लेना है। ओके, और ए का लेना है पुच्छ। ओके, तो ये ए जो है उसकी दिशा आपको नहीं बदलनी है, परिमाण आपका 3 इकाई है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैं इसको फिर बना देता हूँ इधर, मैं बी को थोड़ा इधर बनाता हूँ बाएं हाथ पे। ओके, देखिए आपका बी मैंने दिखा दिया है, कितना है 1 2 3 4 इकाई, मैंने बी वेक्टर दिखा दिया है। अब जोड़ना बी को जोड़ना है ए के साथ में। ओके, हमें बी प्लस ए निकालना है, तो ए देखिए ये बना हुआ है, तो इसी ए को उठा के यहाँ लगाना है, कितना 3 इकाई, 1 2 3। ओके, ये होगा वेक्टर ए, ठीक है ना। बी प्लस ए निकालना है, तो आप बी वाले का टेल और ए वाले का हेड, बी वाले का टेल और ए का हेड आपस में मिला लेंगे। ओके, तो ये आपका जो है बी प्लस ए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल वहाँ भी बना था, ट्रायंगल यहाँ भी बना है, वहाँ भी 90 एंगल था, यहाँ भी 90 एंगल है। वहाँ भी मैंने ए को 3 माना था, बी को 4 माना था, तो ये आपका 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका जो कर्ण के फॉर्म में है बी प्लस ए, कितना हो जाएगा 5 इकाई। तो ये है प्रोसीजर, ये है मेथड वेक्टर्स को जोड़ने का, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए टेस्ट और नॉलेज के क्रम में कुछ क्वेश्चन देख लें हम लोग पहले। ओके, एक छात्र अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, फिर 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की गति करता है। सदिश आरेख खींचकर छात्र का विस्थापन ज्ञात करें। ओके, 3 किलोमीटर उत्तर और 4 किलोमीटर पूर्व, दिशाएं चेक करने पहले, दिशाएं देखिए ये होती हैं पूरब, पूरब, पश्चिम, ये आपका उत्तर और नीचे दक्षिण। कौन कौन सी दिशाएं हैं, उत्तर और पूरब। उत्तर आपका ऊपर हो जाएगा, उत्तर ऊपर, पूरब ये हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। 3 किलोमीटर उत्तर, तो 3 किलोमीटर मैंने ये देखिए ये दिखा दिया है, 1 2 3, ये आपका कौन सी दिशा है, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। और फिर 4 किलोमीटर पूरब, यहाँ पहुँचने के बाद 4 किलोमीटर आप पूरब जाएंगे, पूरब का मतलब दायां हाथ, 4 इकाई हो जाएगी, 1 2 3 4। ओके, अब विस्थापन निकालना है, इसका मतलब आपको जो है इसको मैंने ए दिया है, इसको मैंने बी दिखा दिया है। ओके, अब आपको ए को मिलाना है बी के साथ में, यही विस्थापन है। ओके, अब ये कितना होगा ए टू बी, इसके लिए आपको त्रिभुज चूँकि बनाया समकोण त्रिभुज, ये आपका 3 इकाई हो जाएगा, ये आपका 4 इकाई हो जाएगा, निश्चित रूप से ये हो जाएगा 5 इकाई। ओके, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका रूट निकाल देंगे, 25 का 5 मात्रक। मतलब ये जो विस्थापन आप देख पाते हैं कितना है, ये 5 इकाई, 5 मात्रक। 5 किलोमीटर लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर का जिक्र किया गया है। ओके, और इसकी दिशा, ये तो परिमाण हो गया, 5 किलोमीटर विस्थापन हो गया। दिशा अगर दिखानी है तो पूरब से उत्तर की ओर, क्योंकि ये आपका नॉर्थ है ना, ये आपका पूरब दिशा हो जाएगा, तो पूरब से उत्तर की ओर। एंगल देखिए निकाला गया है, एंगल निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आप जैसे ये एंगल दिखा दें, ये आपको एंगल निकालना थीटा। ओके, तो tan थीटा निकाल लो, tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब कितना 3 आधार 4, 3/4। ओके, tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा यहाँ पे आ गया 3/4। ओके, तो आप थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इसका तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ओके, ये है दिशा। चाहे आप इसको चांदी से भी नाप लेंगे, तो tan इनवर्स 3/4 का जो एंगल आएगा वो आपका एंगल यहाँ प्राप्त हो जाता है।
अब ये देखिए एक क्वेश्चन और दिखाया गया है। ओके, इसमें एक समान परिमाण आर न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर परस्पर थीटा कोण बनाते हुए कार्य करते हैं। इनका परिणामी बल भी अगर 3 न्यूटन हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। एक फॉर्मूला मुझे आपको और बताना है इस क्वेश्चन के लिए। ओके विद्यार्थियों, आप चेक कर लें, पहले क्वेश्चन देख लें, इसकी लैंग्वेज समझ लें, और मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता दूँ। ओके, तो पहले आप फार्मूला चेक कर लें। फार्मूला एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। अगर ए वेक्टर मान लीजिए ये दिखाया गया है पी के फॉर्म में, दूसरा वेक्टर ये दिखाया गया है क्यू के फॉर्म में। ओके, और तो ये हो जाएगा आर के फॉर्म में। ओके, अगर थीटा एंगल है ये है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं इन तीनों में संबंध। ओके, क्या क्या मैंने बताया, एक 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 को आपका फोर्स P है, एक फोर्स आपका Q है, उसका परिणामी कितना है R। एक फॉर्मूला समझ लें, और फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ कहता है कि 3 न्यूटन का बल है, कौन सा, दो बल का मतलब P और Q का मान दिया हुआ है। ओके, P का मान भी 3 न्यूटन है, Q का मान भी 3 न्यूटन है, परिणामी बल भी 3 न्यूटन है, मतलब R का मान भी 3 न्यूटन है। तो इन सब का यूज कर लेते हैं और निकालते हैं थीटा की वैल्यू। ओके, R की जगह कितना लिखा, 3 का स्क्वायर, P की जगह 3 का स्क्वायर, Q की जगह 3 का स्क्वायर प्लस PQ 3 3 9 दूनी 18 कॉस थीटा, ये 9 9 कर आएगा, एक 9 उधर चला जाएगा, तो 18 कॉस थीटा कितना हो गया, 18 कॉस थीटा हो गया नेगेटिव में 9। ओके, आप ध्यान कर लें कितना है, 18 कॉस थीटा कितना आ गया, 18 कॉस थीटा आ गया है नेगेटिव में 9। ओके, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस की हो जाएगी माइनस का 9/18, मतलब माइनस का 1/2। ओके, नेगेटिव में देखिए हाफ आया है, और आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस की जो एंगल हो, कॉस की जो वैल्यू होती है 1/2 नेगेटिव के लिए 120 होता है। ओके, तो देखिए आंसर भी निकाला गया 120, चेक कर लें, आंसर भी देखिए 120 आया है, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब दो बल अगर पी और क्यू के फॉर्म में दिखाए जाते हैं, थीटा एंगल पे अगर ये कार्य करते हैं, ध्यान देंगे दो बल क्या हैं, पी और क्यू के फॉर्म में थीटा एंगल पे ये कार्य करते हैं, और इनका परिणामी कितना है आर। ओके, तो इन तीनों में संबंध मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, वो आपका क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू, फिर से देख लें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब आप पहुँचिए सदिशों के घटाने पर। ओके, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, घटाना कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन आप चूँकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से नियम अलग होंगे। ओके, ए और बी को घटाना है, इसका सीधा मतलब है कि हमें ए को जोड़ना है किसमें, हमें ए को जोड़ना है किसमें, माइनस बी में। सब पे वेक्टर लगाते हैं क्योंकि सदिश हैं ये। ओके, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए को जोड़ा गया है माइनस बी में। ओके, बस यही आपको समझ लेना है, बाकी मैं अभी डायग्राम में देखिए और बता दूंगा कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए को जोड़ा गया किसमें, माइनस बी में। ओके, तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ए और बी को घटाना है। देखिए विद्यार्थियों, ये आप पहले ए को दिखा दें ऐसे, जैसे ये आपका ए हो गया है। ओके, 1 2 3, ये तो 4 हो गया है, तो आपने वेक्टर ए दिखा दिया है कितना, 1 2 3 फॉर्म में, और ये दिखा दिया है वेक्टर बी, वेक्टर बी दिखा दिया, कितना दिखा दिया, 1 2 3 4।
ओके, जोड़ना है तो आप समझ चुके हैं कि वेक्टर ए, ओके, और ये वेक्टर बी, ये जोड़ना हो गया। ठीक, अब यदि हमें ए और बी को घटाना है, मतलब ए को घटाना है बी के साथ में, ये निकालना है। ए को घटाना है किसमें? बी के साथ में। तो इसका सीधा मतलब है कि ए को जोड़ना है किसके साथ में? ए को जोड़ना है माइनस बी के साथ में। ओके, और इसका सीधा मतलब है कि जो आपको बी दिखाई पड़ रहा है, ओके, ये आपका बी है। क्या है ये? बी। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए माइनस बी। ओके, तो मैं ऐसे बना दूंगा, ये नेगेटिव बी हो जाएगा। ओके, तो वेक्टर ए हो गया है, वेक्टर बी नेगेटिव में हो गया है। ओके, अब आपको ए को घटाना है बी के साथ में, तो आप जो है ऐसे चलें। ये आपका क्या था? वेक्टर बी था नेगेटिव में। ओके, अब आप ध्यान दें कि ए आपको ऐसे दिखाना है, ये आपका ए हो जाएगा 1 2 3, वेक्टर ए हो जाएगा। और हमें ये निकालना है, तो वेक्टर बी देखिए नेगेटिव में ये है, इसको आपको यहाँ लगाना होगा। ओके, तो यहाँ लगा दिया, देखिए इसी दिशा में 1 2 3 4, ये वेक्टर बी है नेगेटिव में। ठीक, इतना आप समझ गए तो बहुत बड़ा काम देखिए हो गया है, क्योंकि अगर आपको परिणामी निकालना है तो ए का पुच्छ टेल और बी का हेड माइनस बी का हेड, इसको मिला देना है। ओके, जब आप इतना कर लेंगे तो ये आपका जो बनेगा, ये आपका ए माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। तो यही सदिशों का घटाना हो जाएगा विद्यार्थियों। एंगल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर ये 3 इकाई है, ये 4 इकाई है, तो यहाँ ये भी 5 इकाई आ रहा है। कितना? 5 इकाई। इसका सीधा मतलब है कि वेक्टर ए अगर 3 इकाई है, वेक्टर बी अगर 4 इकाई है, जोड़ेंगे 5 इकाई, घटाएंगे तब भी 5 इकाई। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, चाहे आप वेक्टर को जोड़िए या वेक्टर को घटाइए, कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में दोनों के मान समान आ सकते हैं। ओके, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सदिशों का अदिश गुणनफल। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। तो विद्यार्थियों, सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग आ चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कैरियर के लिए, आपके आगे के भविष्य के लिए। इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, आपने सदिशों की तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। ओके, वेक्टर्स की तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं, प्रकार देख लिए हैं, जोड़ना घटाना भी आपने देख लिया है। ओके, उसका आप प्रैक्टिस करते रहें। मैंने आपको थोड़ा हिंट किया है, बहुत डिटेल में नहीं बता पाया हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ अदिश गुणनफल। अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ध्यान देंगे। ओके, और हमें कहा जाए कि इनका अदिश गुणनफल निकालो, तो इन दोनों के बीच में आप डॉट लगा देंगे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो ये चीज़ हम लोग उसको और डिटेल में सीखने वाले हैं कि अगर दो सदिश ए और बी हैं, उनका हमें अदिश गुणनफल कैसे निकालना है। हाउ यू कैन चेक, हाउ यू कैन डिटरमाइन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो ये तो इसका निरूपण हो जाता है। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है आप वो देख पाएंगे। दो किन्हीं भी दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, दोनों सदिशों के परिमाणों, मतलब उनका जो मापांक होगा, जो मॉड होगा, मॉडुलस होगा, और उनकी दिशाओं के बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कोज्या मतलब कोसाइन। अब मैथ्स के विद्यार्थी समझ रहे होंगे कोसाइन क्या होता है, कॉस क्या होता है ना। और बाकी जो विद्यार्थी हैं वो भी समझ लें, जो होम साइंस से आगे आए हैं 11th में।
ठीक है ना। तो कोसाइन हो जाता है कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए देखिए ऐसे दिखाया गया है, ये वेक्टर बी ऐसे दिखाया गया है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, और ये एंगल थीटा आपका दिखाया गया है, ये प्रक्षेप इसका हो जाएगा। ओके। और यदि हमें इनका अदिश गुणनफल निकालना है, हमें इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है ए डॉट बी इक्वल टू ए का परिमाण, बी का परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या। ओके। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। इसको आप एक बार थोड़ा ऐसे चेक कर लें। मैं आपको बता दूं कि अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ध्यान देंगे, ये डॉट निकालना है, इक्वल टू, इसको कहेंगे अदिश गुणन, इसको कहेंगे इसको डॉट गुणन, इसको कहेंगे स्केलर गुणन। ओके। कैसे निकालना है? वेक्टर ए का परिमाण, देखिए मापांक दिखा दिया है। ओके। वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वेक्टर ए के परिमाण को, मापांक को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, बी को ऐसे दिखाते हैं, और ये कॉस थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे अदिश गुणनफल। ओके। ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ें। ओके। एग्जाम्पल आप देख लें जल्दी फटाफट। अदिश गुणनफल के कुछ एग्जाम्पल शो किए गए हैं। ओके। कार्य का एग्जाम्पल बताया गया है। कार्य आप जानते हैं, बल लगा के किसी बॉडी को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया कार्य होती है। ओके। ये देखिए क्षैतिज मेज दिखाई गई है। मेज पे बॉडी देखिए पहले यहाँ पे रखा हुआ था, ध्यान देंगे बॉडी पहले यहाँ रखा हुआ था। इसको हमने थीटा एंगल पे, मतलब इस दिशा में कोई फोर्स लगाया हुआ है। अभी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है। ओके। तो विस्थापन कितना हो गया है? एस। फोर्स कितना लगा है? एफ। तो आपको डब्ल्यू निकालना है, कार्य निकालना है। तो कैसे निकालना है? विस्थापन की दिशा में बल का घटक इंटू विस्थापन। तो ये एफ का जो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपने एफ कॉस थीटा दिखा दिया है। विस्थापन एस था तो एस लिख दिया है। तो क्या बन गया? डब्ल्यू इक्वल टू बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके। और निश्चित रूप से इसको आप जो है एफ डॉट एस के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ओके। डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? एफ डॉट एस। तो जो विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं उसको थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है डॉट लिखा हुआ है एफ और एस का डॉट, और एफ और एस का डॉट का सीधा मतलब है कि आप एफ का परिमाण दिखाएंगे, फिर एस का परिमाण दिखाएंगे, और एफ और एस के बीच के कोण की कोज्या ये शो करेंगे। ओके। तो दो सदिशों एफ एस के स्केलर गुणन से कार्य प्राप्त होता है, और कार्य क्या है? अदिश राशि। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्यार्थी। ये आप जब कभी भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो अदिश होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एग्जाम्पल देखिए, शक्ति का दिखाया गया है, पावर का। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य या कर्ता किसी वस्तु पर बल F लगाता है, उसे V वेग से खींचता है और F स्थापित करता है। तो एक फॉर्मूला देखिए ये होता है कार्य का, आप देख चुके हैं। और कार्य करने की दर, मतलब W को अगर आप T से भाग कर देंगे तो ये उस कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर होती है। इसको शक्ति कहते हैं, पावर। तो P इक्वल टू dW अपॉन dt। ओके। F को बाहर कर लिया गया है, F इंटू डी एस अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी आप समझ गए होंगे कि ये वेग है। क्या है ये? वेग। हम लोग बात करें शक्ति की। शक्ति कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, यह इकाई सेकंड में किया गया कार्य होता है। पहले आपने कार्य को दिखाया हुआ है। ओके। अगर हम इसको टी से भाग कर दें निश्चित रूप से पावर बन जाता है, और समय कम के लिए हम लोग यहाँ पे अवकलन करते हैं, और अवकलन के द्वारा जो है पी को इस फॉर्म में ले आते हैं। ओके। और ये जो डी एस अपॉन डी टी प्राप्त होता है विद्यार्थी, ये वेग है। आप जानते हैं, पीछे आप देख चुके हैं पिछले वीडियोज में। तो फॉर्मूला देखिए पावर का कुछ ऐसा बन जाता है, एफ वी कॉस थीटा या एफ डॉट पी।
ओके, तो ये है फॉर्मूला शक्ति का, पावर का। ओके, और थीटा का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। थीटा का मतलब है कि एफ और बी के बीच के कोण की कोज्या, कॉस के रूप में भी देखिए चला गया है ये। ओके, एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाना है, वो आपका है चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चुंबकीय फ्लक्स देखिए फाई होता है, फाई स्क्वायर बी डॉट ए हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ओके, तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर दो सदिशों को आप अदिश के रूप में गुणा करते हैं और वो जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश होती है। जैसे यहाँ पे जो फाई बनेगा चुंबकीय फ्लक्स, ये भी अदिश है। कुछ गुण समझ लें इसके, अदिश अदिश गुणनफल के कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, पहला देखिए क्रम में निश्चित रूप से ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें, सेम आएगा। ओके, दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनका स्केलर गुणनफल शून्य होगा, क्योंकि कॉस देखिए बनता है कॉस 90 जीरो होता है। लंबवत का मतलब क्या है, लंबवत का मतलब है कि थीटा का मान कितना होगा 90, और कॉस 90 जीरो होता है तो ए डॉट बी का मान शून्य हो जाता है। ओके, चौथे पे आ जाए। चौथा देखिए, अगर बात करता है समांतर सदिशों की, समांतर सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा वो एक्चुअली में इनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। मतलब ए डॉट बी अगर निकालते हैं तो वो ए बी आता है। ओके, कब, जबकि ए और बी परस्पर समांतर हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं विद्यार्थियों, अगर लंबवत हैं, ध्यान देंगे दो सदिश अगर लंबवत हैं, दो सदिश यदि लंबवत हैं तो ए डॉट बी का मान शून्य होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और दो सदिश अगर समांतर हैं तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का मान ए बी हो जाएगा। ओके, और फाइनली देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सीखने वाले हैं एकांक लंबकोणीय सदिशों के लिए, आईजीके के लिए। ओके, ये डायग्राम आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, इनके लिए लेकिन नियम ये बनता है कि यदि हम आई का आई में डॉट निकालें, जे का जे में निकालें, के में के निकालें तो वन आएगा। आई देखिए इधर बना हुआ है, जे उधर बना है, के यहाँ बना हुआ है। ओके, आई का जे में लेंगे या जे का के में लेंगे या के का आई में लेंगे तो वो जो डॉट गुणन होगा शून्य होगा। वेरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है। तो अगर हम ऑर्थोगोनल में एक जैसे अगर एकांक सदिश हैं उनको डॉट लेते हैं तो 1 आता है, और अगर विपरीत हैं आई का जे में, जे का के का आई में तो शून्य होगा। ओके, उसका कारण भी क्योंकि अगर आप आई का डॉट आई में निकालते हैं, मैं एक निकाल के बता देता हूँ, तो इसका मतलब है कि आई का परिमाण, फिर आई का परिमाण और कॉस, चूँकि आई और आई किस दिशा में है, एक ही दिशा में है, समांतर है, शून्य हो जाएगा। ओके, आई का परिमाण 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो ये देखिए 1 आ गया है। इस प्रकार से जो समान सदिश होंगे लंबकोणीय में, उनका जो डॉट गुणन होगा वो शून्य हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी, आपने 1 देख लिया है। ओके, वैसे ही अगर आप आई का जे में, जे का के का आई में दिखाएंगे तो शून्य आएगा। चलें आगे बढ़ें, हम लोग सदिश विश्लेषण भाग 1 के माध्यम से तमाम जानकारी आप तक पहुंच रही है। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स भी आप चेक कर लें। अगर वेक्टर ए ये दिखाया गया है तो इसका अगर परिमाण निकालना है, देखिए वेक्टर ए दिखाने का मतलब कि ये 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड तीनों में दिखाएगा। ओके, और उसका परिमाण का मतलब आपको आई जे के नहीं लेना है, आई जे के साथ में जो भी होगा उसका स्क्वायर करके जोड़ के रूट लगा देंगे, तो इसका परिमाण है। ओके, बी अगर इस फॉर्म में दिखाया गया है, ए ये हो गया, इसका परिमाण ये हो गया, बी अगर ये फो है तो इसका बी का परिमाण ये हो जाएगा। ठीक, इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो आप ये फॉर्मूला दिखा दें, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ओके, और कुछ इस प्रकार से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे आपको ए और बी का डॉट जो आपने निकालना है वो दिखा देना है ऊपर, और नीचे ए का परिमाण देखिए यहाँ पे आ गया है और बी का परिमाण यहाँ पे आ गया है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा ए डॉट बी निकालना भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख पाते हैं ये जो पद है वो ए और बी का डॉट है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा ए और बी का डॉट कैसे निकालना है वो बताता हूँ। ये देखिए ए हो गया है, ये बी हो गया है, ए डॉट बी निकालना है। तो विद्यार्थियों आप ऊपर देख चुके हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के 1 होता है, आई का जे में, जे का के का आई में 0 होता है। ओके, तो अगर आपको ए डॉट बी निकालना है तो केवल ए एक्स बी एक्स में जाएगा, ए वाई बी वाई में जाएगा और ए जेड बी जेड में जाएगा, बाकी सारे मान 0 हो जाएंगे। ओके, तो ये देखिए आपका cos थीटा इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। टेस्ट नॉलेज के फॉर्म में देखिए आपको ये अपनी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। 50 न्यूटन का एक बल के द्वारा पिंड को 5 मीटर विस्थापित किया करने में 125 जूल कार्य करना पड़ता है। एंगल चेक करना है। ओके, तो आप W इक्वल टू क्या लगा देंगे, W इक्वल टू एफ एस cos थीटा। W कितना है 150, F कितना है 50, S कितना है 5 और यहाँ लिख देंगे cos थीटा। तो ये देखिए ये 250 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 125 ऊपर होगा और 250 नीचे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। cos की वैल्यू देखिए हाफ आ गई है, cos की वैल्यू 1/2 बन गई है। ओके, और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 में। ठीक है, ये हो गया है। अब आपको देखिए वेक्टर ए दिखाया गया है, बी दिखाया गया है, डॉट निकालना है। डॉट का मतलब है कि 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 4 में, 2 3 6, 3 चौक 12, कितना हो गया माइनस का 6। तो आपने देखिए विद्यार्थियों ए डॉट बी का मान भी निकाल लिया है, -6 आ गया है, मैंने आपको निकाल के भी शो कर दिया है। ओके, अब हम लोग देखिए लास्ट टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो जैसे आपने डॉट निकाला है वैसे आप क्रॉस भी निकाल लें। ओके, विद्यार्थियों देखिए आप सीख रहे हैं यहाँ पे 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, तो इसको भी आप देख लें। जैसे आपने अभी सीखा है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, अभी आप देखने वाले हैं 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। ओके, तो पिछले वाले में कॉस था, यहाँ पे देखिए साइन हो जाएगा। 2 सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों और उनकी दिशाओं के बीच के कोण की जा के गुणनफल के बराबर होता है और इसकी दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है। ओके, मतलब अगर 2 सदिश ए और बी के फॉर्म में शो किए गए हैं, इनके बीच के कोण को अगर थीटा से दिखाया गया है तो ए और बी का जो सदिश गुणनफल होगा ए क्रॉस बी वो इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें एन भी लगा हुआ है, एन लगाने का मतलब है कि इसकी पुष्टि हो रही है, इसकी जो दिशा होगी वो दोनों सदिशों के तल के लंबवत होगी। ओके, क्योंकि एन का मतलब है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। बाकी आप समझ रहे हैं कि ए का परिमाण यहाँ पे आया है, बी का परिमाण यहाँ पे आया है और एन लगा है। एन क्या है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ओके, और कुल मिला के जो ये ए क्रॉस बी बनता है इसकी दिशा भी हम लोग निकाल सकते हैं और इसके लिए देखिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। मैक्सवेल का पेंच का नियम भी बताया गया है और अंगूठे का नियम भी दिखाया गया है। ओके, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। बाकी देखिए ये सिंपली नियम ये होता है कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए ये है, ये वेक्टर बी है, ध्यान देंगे तो ये जो बनेगा ये आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी, जबकि ये ए है वेक्टर और ये वेक्टर बी है। कुल मिला के तीनों लंबवत हैं, ए बी और ए क्रॉस बी तीनों परस्पर लंबवत हैं। ओके, तो ये दिशा हो गया। मैं इसको भी अभी आपको और बताऊंगा।
पहले आप कुछ एग्जाम्पल देख लें कि सदिश गुणनफल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, देखिए पहला एग्जाम्पल बलाघूर्ण का हो जाएगा, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो एक कोई बल एफ के द्वारा आप किसी बॉडी को जो है अगर आप घुमाते हैं मूलबिंदु के चारों ओर परितः, और अगर ये आर पोजीशन वेक्टर है, ओके, तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप देख पाते हैं कि आर और एफ दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, सदिश गुणनफल को शो करता है ये। ओके, और टाउ को आप ऐसे दिखा सकते हैं, आर एफ कॉस साइन थीटा। ओके, और अगला एग्जाम्पल आप किताब में देखिएगा, कुछ और मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं होता है। ओके, मतलब जब आपने देखा था पहले कि अगर आप ए और बी का डॉट निकालते हैं तो वो बी डॉट ए निकलता है। ओके, लेकिन अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं, अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ओके, यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस। तो निश्चित रूप से जो सदिशों में गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है। ओके, और अगला देखिए, किसी सदिश के स्वयं के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। मतलब अगर ए क्रॉस ए निकालना है, ओके, तो आप क्या करेंगे, ए का परिमाण फिर ए का परिमाण और साइन थीटा। चूँकि एक ही सदिश हैं, एक ही समान सदिश हैं, तो इनका जो एंगल बनेगा थीटा शून्य बनेगा, साइन शून्य। तो साइन 0 0 होता है तो ये शून्य हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ए क्रॉस ए का मान देखिए शून्य हो गया, क्योंकि समान सदिश है। समान सदिश में है अगर आप क्रॉस निकालते हैं, सदिश गुणनफल निकालते हैं तो शून्य आएगा। ओके, और इसी प्रकार से आप आई क्रॉस आई दिखा दें या जे क्रॉस जे दिखा दें या के क्रॉस के दिखा दें, ऑर्थोगोनल है ये, लंबकोणीय सदिश आप जानते हैं, शून्य हो जाता है। ओके, अब ऐसे देखिए, अगर आपको लंबकोणीय इकाई सदिशों आई जे के का म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है, मतलब अगर आई और जे का एंगल बात करते हैं 90 होगा, आई क्रॉस जे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आई का चूँकि परिमाण 1 होता है, जे का 1 होता है, साइन 91 होता है, एन बचेगा। अब एन एक्चुअली एन की जो दिशा होगी वो इन दोनों की दिशाओं के लंबवत होगी, मतलब के, मतलब के। इसको देखिए विद्यार्थी, मैं बहुत ही आपको डिटेल में अभी समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में आपका जो क्रॉस होता है, आप इस चैनल के द्वारा समझ लें। आपने देखा कि ये एक्स की दिशा में आई है, वाई की दिशा में जे है, जेड की दिशा में के है। ओके, अगर आप आई और जे का क्रॉस निकालते हैं तो के बनेगा। ओके, और जे और के का क्रॉस निकालेंगे तो आई बनेगा, और के क्रॉस आई का निकालेंगे तो जे बनेगा। इसका उल्टा चलेंगे तो निगेटिव लग जाएगा। अब आप इसको फॉलो करें ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देंगे। ओके, अगर आप आई और जे का क्रॉस लेंगे तो अगला बन जाएगा के, ठीक। अगर आप जे और के का क्रॉस लेंगे, गुणनफल लेंगे, तो क्या बन जाएगा, आई। ओके, और यदि आप के और आई का क्रॉस लेंगे तो क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। और यदि आप उल्टा चलेंगे, मतलब अगर आप जे का क्रॉस करेंगे आई में, तो आपको मिलेगा निगेटिव में के। मैं थोड़ा आपको लिख के इसको बता देता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि यदि आप आई क्रॉस आई लेंगे या जे क्रॉस जे लेंगे या के क्रॉस के
के क्रॉस के लेंगे तो ये सारे मान शून्य हैं, ओके। लेकिन यदि आप आई क्रॉस जे लेंगे तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। अगर आप जे क्रॉस के लेंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, आई जे के। और अगर आप के क्रॉस आई लेंगे तो ये आपका जे बन जाएगा, ओके। और यदि आप उल्टा लिखेंगे, मतलब अगर आप जे क्रॉस आई लिखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के बनेगा, ओके। इसी प्रकार से यदि आप के क्रॉस जे लिखेंगे क्या बनेगा, माइनस आई बनेगा। और के क्रॉस आई की जगह आप आई क्रॉस के निकालते हैं तो क्या बनेगा, माइनस जे बनेगा। ये चीज़ आपको समझ लेना है विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका सदिश गुणनफल चल रहा है, समान में देखिए शून्य आता है ये, और जो असमान वाले हैं मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से बता दिया है। आई क्रॉस जे लिखेंगे तो ये के बनेगा, लेकिन अगर आप जे क्रॉस आई निकालेंगे तो ये माइनस के बनेगा। जे क्रॉस के आई बनाएगा, लेकिन के क्रॉस जे माइनस आई बनाएगा। के क्रॉस आई जे बनाएगा, और लेकिन आई क्रॉस के जे बनाएगा, ओके। तो ये है कुछ चैनल, इसको आपको देख लेना है। देखिए समरी यहाँ दिखाई गई है, और समरी देखिए इस प्रकार से है, जे क्रॉस के इसे दिखा दिया है, और ये पूरी समरी है। इसको आपको चेक कर लेना है, ओके, चेक कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है इसको, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं टेस्ट योर नॉलेज की श्रृंखला में, और ये क्वेश्चन आप पहले समझ लें। देखिए दो सदिश दिखाए गए हैं, ए के फॉर्म में 2y माइनस 3j माइनस के, ओके। और बी के फॉर्म में देखिए शो किया गया है, ये दिखाया गया है परस्पर समांतर है, ओके। क्या करना है, परस्पर समांतर। देखिए विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर पूछता है कि दोनों सदिश परस्पर समांतर हैं, या फिर पूछता परस्पर लंबवत हैं, तो समांतर में क्या होता है कि ए और बी का डॉट निकालते हैं, वो ए बी आना चाहिए समांतर में, ओके। मतलब यदि आप इनका ए और बी निकाल लेंगे, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। पहले देखिए, मैं पहले निकालता हूँ ए और बी का डॉट, ओके। कैसे निकालेंगे, 2 का 4 में किया, 3 का 6 में किया, 3 6 18, और -1 का 2 में किया, -2, कितना हो गया, सब नेगेटिव में है, माइनस का 28 हो गया, ओके। कितना होगा, माइनस का 28, ये आपका ए डॉट बी हो गया। अब आपको निकालना है ए का परिमाण। ए का परिमाण कैसे निकालेंगे, ए का परिमाण निकालेंगे, आई का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस जे का 3 है, -3 का स्क्वायर 9, और के का -1 है तो 1 हो जाएगा। कितना हो गया, ये हो गया आपका रूट में 14, ओके। और ऐसे ही आपको अगर बी का निकालना है मॉड, बी का मापांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट में 4 चौक 16, 6 का 36, और 2 दूनी 4, कितना हो गया रूट में 36 और 4 40, 56, ओके। तो ये 56 हो गया है, 56 यहाँ पे था, और पीछे कितना था 28 वगैरह। तो आप चेक कर लेंगे कि जो मान होगा ए और बी का डॉट का, वो ए के मॉड, ए के परिमाण और बी के मॉड के बराबर होगा, मल्टीप्लाई के, ओके। तो अगर ऐसा है तो ये समांतर हो जाएंगे। और एक तरीका देखिए विद्यार्थियों और है, बहुत सिंपल तरीका, आपको दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर समांतर हैं। तो वेक्टर ए आपने यहाँ शो कर दिया है, अब आप चेक करें कि वेक्टर जो बी होगा, बी इक्वल टू, अब बी ये दिखाया गया है, मैं यहाँ -2 कॉमन कर लेता हूँ, -2 कॉमन कर लिए, कितना बचा 2y बचेगा, माइनस का 3j बचेगा, और माइनस का k बचेगा। और ये जो बच रहा है ये एक्चुअल में a है, मतलब b इक्वल टू माइनस का 2a, ओके। b का जो मान होगा वो a के मान का 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितना भी होगा,
तब भी दोनों वेक्टर परस्पर समांतर होते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना है। मैंने आपको समांतर को बता दिया। लंबवत में कंडीशन और भी आसान होगी। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो वहाँ पे आपको ए डॉट बी निकालना होगा और वो ए डॉट बी का मान कितना होगा, 0। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। बिंदु ये दिखाया गया है, बल ये दिखाया गया है और मूल बिंदु और इसके परितः बलाघूर्ण निकालना है। और मैंने आपको बताया कि जो बलाघूर्ण टाउ होता है वो r क्रॉस f होता है ना। टाउ कितना था, टाउ था r क्रॉस f। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला काम तो ये कि जो मूल बिंदु दिखाया गया O, इसको आप ऐसे लिखिए, O इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे माइनस का 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। या आपका ओ ए या कुछ मान लीजिए, इसको ओ जैसे मान लिया है, उसे ओ नहीं दिखाते हैं, इसको आपको ओ ए मान लीजिए, है ना। ओ ए मान लिया है, ये हो गया मूल बिंदु के लिए। फोर्स ये दिखाया गया है और बलाघूर्ण निकालना, पहले मूल बिंदु के सापेक्ष निकालना है। ओके, तो मूल बिंदु के लिए अगर आपको टाउ निकालना है तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा r क्रॉस f। ओके, r का मान देखिए यहाँ से हो जाएगा मूल बिंदु के लिए, f का मान ये हो जाएगा। अब ये थोड़ा टेक्निकल काम है और इसको मैं आपको अगले भाग 2 के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि डॉट निकालना तो आसान है लेकिन क्रॉस निकालना उसका मेथड थोड़ा अलग है। ओके, सेकेंड पार्ट में देखिए कहता है बिंदु दिखाया गया, इसके परितः निकालना बलाघूर्ण। तो ये आपका मान लीजिए ओ ए हो गया है, ये आपका ओ बी हो गया है। ओके, तो आप ओ पी मानते हुए दोनों को घटा लेंगे, ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी निकाल लेंगे और फिर आपको एफ से क्रॉस करना होगा। ओके, और निश्चित रूप से जो मान निकलेगा वो आई जे के पदों में निकलेगा, ठीक है ना। इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोसीजर, इसका मेथड, क्योंकि सदिश गुणनफल का जो मेथड होता है वो सारणिक मेथड होता है, उसमें आई जे के बाकी मान सब दिखाते होते हैं, उसके बाद ही हल हो पाता है। ओके, तो विद्यार्थियों ये आपका देखिए भाग 1 मैंने आपको आज बता दिया है। नया चैप्टर आपका सदिश विश्लेषण के रूप में मैंने चालू किया हुआ है। इसको आपको भली भांति चेक कर लेना है। तमाम बिंदु मैंने आपको इसे बता दिए हैं और जो पॉइंट छूटे हैं तो मैं उसको आपको भाग 2 में कवर करूँगा। ओके, क्योंकि अभी मैंने आपको क्रॉस निकालना ठीक से नहीं बताया है, डॉट निकालना कुछ कुछ आपने सीखा होगा। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।